हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पहला मॉड्यूल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, उनके एसआई यूनिट्स, कैसे हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये सारे न्यूमेरिकल्स के साथ हमने पहला मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझा था। सेकेंड मॉड्यूल हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑल अबाउट ओम्स लॉ। रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आगे बात करें तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में हम सेटअप करते हैं तो वो क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा आपके सीनियर्स को कहते हुए कि यार ये रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल हमें पागल कर देता है। तो थोड़ा सा ध्यान से डिटेल में इस चीज को हम समझते हैं कि क्या होता है। और सबसे पहले ओम्स लॉ, जहाँ से हम रेजिस्टर वर्ड को डिराइव करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सर जॉर्ज सिमन ओम ने ये डिराइव किया था ये लॉ। ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज। कौन कौन सी? जब हम सर्किट की बात करते हैं तो दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज आती हैं, एक होता है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, V और I जो करंट पास हो रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच का रिश्ता हमें ओम भाई साहब ने समझाया। ठीक है, ऐसा हम कहते हैं। आप देखिए जितनी बैटरीज मैं ऐड ऑन करूंगी, ठीक है, उसी के बेसिस पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वेरी करेगा। किस तरीके से? ओम भाई साहब ऐसा कहते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर is directly proportional to the potential difference that is being created across its end when the temperature remains same। टेम्परेचर कंडीशन सेम होनी चाहिए। एक सर्किट में, एक मेटेलिक कंडक्टर में जितना करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल जो यूज है वो कॉमन होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। मटेरियल जो भी यूज हो रहा है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V अपॉन I एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया R, रेजिस्टेंस। आर एक रेजिस्टेंस यानी एक ऐसा अवरोध है, ठीक है, जो कि डिफाइन करते हैं हम V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू द रेजिस्टेंस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो ये जो है इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर which is directly proportional to the potential difference across its end provided temperature, length, area of cross section and the material remains constant। तो यहाँ पे हम एक नया टर्मिनोलॉजी डेवलप करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब समझते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है। कुछ इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और हमारे जो ड्रिफ्ट होते, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं व्हेन वी पास करंट, ठीक है, वो हमने पहले समझा है। जब भी करंट पास होगा तो ये एटम्स मूव करेंगे, जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो जहाँ पे करंट कम वहाँ पे रेजिस्टेंस कम, जहाँ पे करंट ज़्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा। जितना कम करंट जाएगा एटम्स उतने कम मूव करेंगे, उतना कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा एटम्स मूव करेंगे और उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जो जब करंट ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे समझते हैं कंडक्टर्स की, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच
इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हम हमारी सीधी भाषा में क्या कहते हैं, हम रेजिस्ट कर रहे हैं इस कंडीशन में जाने को, मीन्स हम अपने आप को रोक रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंडक्टर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसके सामने एक रोक लगाए, अमाउंट रेगुलेट करे, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, विच अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। करंट कितना फ्लो होगा उसको अपोज करने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। हम रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो कंडक्टर की है उसको यूज करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें उसका ऐसा यूनिट, इट इज गिवन बाय ओम। आर बेसिकली क्या है, वी अपॉन आई। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं ओम, बट ओम इज व्हाट, वी का वोल्ट, करंट का एम्पियर। सो फॉर 1 ohm 1 volt and upon 1 ampere, so if we have potential difference across two ends of conductor 1 volt, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 volt है और वहां से 1 ampere का करंट फ्लो हो रहा है, then the resistance that is being provided by the conductor is 1 ohm। रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड हो रहा है उस कंडक्टर से उसे 1 ohm कहेंगे। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 volt का हो और हमारा जो चार्ज या हम कहें हमारा जो करंट फ्लोइंग है दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, समझ आई बात कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो दो एंड है वहां पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है कौन, हमारा कंडक्टर, और उसमें से 1 एम्पियर का चार्ज पास हो रहा है, तो वो कंडक्टर जो रेजिस्टेंस देगा दैट इज 1 ohm। अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा ओम्स लॉ में कि भाई टेम्परेचर कंडीशन सेम होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, लेंथ ऑफ वायर सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए। तो यही सारे फैक्टर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं इन चारों में तो हमारा रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं चेंज होता है। ठीक है, तो किस तरीके से चेंज होता है समझते हैं। R is directly proportional to L, resistance is directly proportional to L। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम लेंथ उतना कम हमारा रेजिस्टेंस। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल देखो, ट्रेन में दरवाजा छोटा होगा तो कम लोग अंदर जा पाएंगे, ट्रेन में दरवाजा बड़ा होगा तो ज्यादा लोग अंदर जा पाएंगे। ठीक है, डोर वाइडर मोर पीपल कैन एंटर। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा, रुकाव कम होगा, बट अगर डोर छोटा होगा कम लोग अंदर जा पाएंगे ज्यादा जाने के लिए, बट वहां पे जगह नहीं होगी। ठीक है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं रो, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी इसका रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट आर इंटू ए अपॉन एल। तो इसके ऐसा यूनिट पे अगर हम वर्क करें तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मीटर स्क्वायर, और लेंथ हमारा मीटर होता है, तो ये एक एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बच ओम बच जाएगा और मीटर बच जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट आर इंटू एल, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर है। ठीक है, समझ में आया। अभी रेजिस्टिविटी को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं हम। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी कॉपर वायर में करंट पास होता है, देयर इज डिफ्लेक्शन इन द एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट फ्लो को मेजर करता है। एल्यूमिनियम में उसका डिफ्लेक्शन अलग दिखेगा, ग्रास रॉड में उसका डिफ्लेक्शन अलग दिखेगा,
रबर में और ग्लास रॉड में आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। देखो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अभी ये 0 पे आ गया, ग्लास रॉड पुट किया कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, रबर पुट किया कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। डिफ्लेक्शन नहीं आना मींस ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं होने दे रहे। तो रेजिस्टिविटी क्या है, हर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है और उसी के बेसिस पे डिफ्लेक्शंस दिखते हैं, उसी के बेसिस पे डिफ्लेक्शंस दिखते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन समझते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ये एक 2 मार्कर में पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम जब ओम्स लॉ भी डिफाइन करते हैं तो हम कुछ कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, वही कंडीशंस हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और वेरी करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी 4 कंडीशंस हैं, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस कितनी है, कितना मोटा मटेरियल कितना पतला है, मटेरियल कौन सा है, ठीक है, और टेम्परेचर कंडीशंस क्या है। समझ आई बात। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो भाई कितना लंबा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, और उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन आई triple up its length, diameter is tripled up, its material is changed to one whose resistivity is 3 times, ठीक है। आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इधर से ही आते हैं। चलिए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये तो हमें पता है। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर हम हमारी लेंथ ट्रिपल अप कर रहे हैं तो हमारी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल अप हो जाएगा। इफ एल इज ट्रिपल्ड, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल्ड, हमारा रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो उसको अगर हम लिखते हैं कि 1/d², ए इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई d²/4। तो अगर हम ये डायामीटर ट्रिपल करते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/9 टाइम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जब मैं डायामीटर 3 गुना बढ़ाती हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस 1/9 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। समझ आई। तीसरी चीज की जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी 3 गुना है। अभी जो मटेरियल यूज कर रही हूँ वो, और जो नया यूज किया है उसकी रेजिस्टिविटी में 3 गुना डिफरेंस है। तो आर इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो जितनी रेजिस्टिविटी हम बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। तो लेंथ एंड रेजिस्टिविटी में सेम ट्रिपल अप कंडीशंस होंगी रेजिस्टेंस की, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, व्हाई, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करा है, थिकनेस एंड थिननेस, ठीक है। जब भी हम करंट को सेम सोर्स, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं थ्रू थिक एंड थिन वायर, ठीक है। अभी समझना ये है कि भाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जिसका एरिया कम होगा, किसका कम होगा, एरिया ऑफ द वायर। जब हम बात करते हैं कि सेम सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो जो होगा वो थिक वायर से मोर इजीली होगा एज कम्पेयर टू थिन वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्लो हो पाएंगी। ये कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि करंट को फ्लो करने की उतनी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे डे टू डे सर्किट्स, जो टेलीविजन सर्किट्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ इस तरीके से वायरिंग होती है। अभी आपने बहुत सारे
ऐसे सर्किट्स देखे हैं बट आपको वो ड्रॉ करने नहीं आते। क्या आप ये टेलीविज़न सर्किट्स ऐसे ही बना सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हम कुछ सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक सिम्बॉल्स कहते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स को थोड़ा समझते हैं। जो सेल है, जो बैटरी है आपके रिमोट्स में जो यूज़ होती है, उसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है? देन द बैटरी इन द कार्स आर डिनोटेड बाय दिस बिकॉज़ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स, ठीक है? कुछ इस तरीके से होता है बैटरी का स्ट्रक्चर। कीज एंड स्विचेस जो आप ऑन एंड ऑफ करते हैं, वो क्लोज्ड कंडीशन यानी कि ऑन कंडीशन जब सर्किट क्लोज होगा तो बीच में डॉट लगाना ज़रूरी है, प्लग कीज इस तरीके से। ओपन सर्किट में हम जब बात करते हैं ऑफ कंडीशन में, तो बीच में की नहीं यूज़ होती। ये टैप की इस तरीके से होती है जो हमारे बिल्स में होती है, ठीक है? ऑन एंड ऑफ कंडीशंस में, समझ आई? रेजिस्टेंस बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आप अगर सर्किट खोले तो आपको क्लियर दिखता है, बट उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर विथ एन एरो, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस वेरी करते हैं बेस्ड ऑन आर कंडीशन। वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस रियोस्टैट्स वगैरह में हमें जो पता होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रेगुलेट करते हैं, स्पेशली वॉशिंग मशीन्स में हो गया, हमारे मिक्सर ग्राइंडर्स में हो गया, जहाँ पे हम उनके बटन्स को मूव करते हैं, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले होते हैं, ठीक है? फिर बात करते हैं कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एमीटर, जो कि चार्ज, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। तो इस तरीके से ए लिखा जाता है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। वोल्ट मीटर में वी लिखा जाता है बीच में। फिर एक आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में बीच में जी लिखा जाता है, ठीक है? तो ये सारे बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें इस ग्रेड में पूछे जा सकते हैं या हम यूज़ करेंगे, ठीक है? रेजिस्टेंस है, कीज जो है, सेल और बैटरी है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये हम जब सीरीज पैरेलल कनेक्शन डिफाइन करेंगे तब हम यूज़ करेंगे। गैल्वेनोमीटर अभी यूज़ नहीं होगा, वेरिएबल रेजिस्टर्स अभी यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? चलिए, फिर आता है ये वायर जॉइन करा है हमने कुछ इस तरीके से, तो ये क्रॉसिंग वायर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करे हैं, तो कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं हम, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ठीक है? जो हम बल्ब है उसको इस तरीके से बताते हैं, बल्ब ग्लो करता है वो। चलिए, थोड़ा टेस्टिंग टाइम कर लेते हैं। सिंबल्स ड्रॉ करने हैं कंपोनेंट्स के टू मेक अ सर्किट। तो सेल के लिए रेजिस्टेंस, बैटरी, एमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, अननोन वेरिएबल नोन का डिफरेंट है, रियोस्टैट भी लिखा जाता है इसके जगह पे, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग की ऑन, प्लग टैप की ऑन, वायर जॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, प्लग की इन द ऑफ स्टेट, टैप की इन द ऑफ स्टेट, और वायर क्रॉसिंग। ये सारे सिंबल एक साथ आपको मैंने बता दिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में आ जाते हैं। प्लस आपको जब सर्किट्स बनाने होते हैं टू एक्सप्लेन ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, तब आपको ये सारी चीज़ें काम आती, ठीक है? चलिए, कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। बैटरी ड्रॉ हो रही है, देखिए, व्हेनेवर वी आर कनेक्टिंग, तो अनलाइक टर्मिनल्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? एम मीटर करंट फ्लो की डायरेक्शन के बेसिस पे, वोल्ट मीटर, ठीक है? फॉर डिवाइसेस लाइक एमीटर एंड वोल्ट मीटर, द साइड फ्रॉम विच करंट एंटर इज पॉजिटिव एंड द साइड फ्रॉम विच करंट एग्जिट इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट फ्लो के डायरेक्शन में बात करनी है हमें, ठीक है? फिर ये जो हमारा सर्किट है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है? तो इस तरीके से, एज द करंट इज in the circuit is not divided,
एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल। यहाँ पे करंट को हम डिवाइड नहीं कर रहे, तो एमीटर सीरीज में ही रहेगा। इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, एमीटर में इतना रेजिस्टेंस नहीं होता, तो इट अलाउज एंटायर करंट टू पास थ्रू इट, so it does not disturbs the current as well as measures the current। ये कोई डिस्टरबेंस नहीं लाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो सीधा सीधा जो करंट फ्लो हो रहा है वो होने देगा। अभी जब हम वोल्ट मीटर को, पोटेंशियल डिफरेंस को इसके पैरेलल, इस सर्किट के पैरेलल करते हैं, तो यहाँ पे करंट जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पे करंट हमारा डिवाइड हो जाता है। जब करंट डिवाइड होता है तो वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल टू द सेल कनेक्ट होता है, पैरेलल टू द सेल कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर हमारा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले मटेरियल से बना होता है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल, एमीटर हमेशा सीरीज। वोल्ट मीटर करंट डिवाइड करेगा, एमीटर करंट डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज वोल्ट मीटर करेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल टू द पॉइंट्स, जिस दो पॉइंट के बीच में चाहिए उससे पैरेलल कनेक्ट करते हैं, हम कभी उसको सीरीज में नहीं कनेक्ट करते। What happens if an एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल? आपके दिमाग में आया होगा ना, मैडम ने बोला एमीटर हमेशा हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, बट अगर मैं पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो क्या होता है? क्या होगा भाई, बेसिकली जब भी हम एमीटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, किसी चीज को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, यानी कि करंट उसका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो सर्किट में कम हो जाएगा, तो ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा एमीटर में, और एमीटर कहीं ना कहीं अंदर से सर्किट टूट के जल जाए, ठीक है। तो एमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं है, तो उसके वजह से उसको हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन इफ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज? हम कहते हैं वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में करना है, एमीटर हमेशा सीरीज में करना है, पर क्या होगा अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करती हूँ? क्या होगा अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करती हूँ? तो जब भी मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करती हूँ, जो रेजिस्टेंस इन द सर्किट जो है वो बढ़ जाएगा, और कंसिडरेबल फॉल इन द सर्किट थ्रू द करंट ग्रेजुअली डाउन हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर विल नॉट गिव द करेक्ट रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर से एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका करेक्ट रीडिंग हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली जब हम वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हमारा रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, तो करंट फ्लो जो है वो ऑलमोस्ट कम हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें उन दो पॉइंट्स के बीच का पता नहीं चलेगा। समझ आ रही है बात? हाउ मेनी मिस्टेक्स कैन यू फाइंड इन दिस डायग्राम? एक सर्किट बनाते हैं, उसके अंदर मिस्टेक्स ढूंढनी, ठीक है। देखिए, एमीटर वोल्ट मीटर चेक करिए, वोल्ट मीटर हमेशा हमारे सेल के पैरेलल में होना चाहिए, मैंने कहाँ का किया, सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ मेरा एमीटर आएगा, दैट इज द करेक्ट थिंग, और यहाँ पे मेरा जब मैं बाइफर्केशन कर रही हूँ, मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो पैरेलल में मेरा वोल्ट मीटर आएगा, दिस इज द करेक्ट सर्किट, ठीक है। वोल्ट मीटर कभी भी हम सीरीज में नहीं लगा सकते, एमीटर कभी भी हम पैरेलल में नहीं लगा सकते, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारा सर्किट डायग्राम दिखेगा। चलिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से वेरीफाई किया था? ये जो हमारा वायर है, रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करा है, एमीटर वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट किया है, सीरीज में हमारा एमीटर है, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट फ्लो होगा,
जितने नंबर ऑफ सेल्स हम वेरी करेंगे, एक नंबर ऑफ सेल होगा, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस उसी तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाती हूँ तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जो है वो उस तरीके से वेरी करेगा। नंबर ऑफ सेल्स अगर 3 करती हूँ तो करंट 3 एम्पियर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो जाएगा, बट द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, इट इज़ अ कांस्टेंट। 2/1 इज 2, 4/2 इज 2, 3/6 इज 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी इस तरीके से करेगा। हमारा करंट जो है वो सेम रहेगा एज ए नंबर ऑफ सेल्स जितने ऐड करेंगे, बट हमारा रेजिस्टेंस हमेशा 2 ओम ही रहेगा। ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ सेल्स अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा अ, एक कर्व, स्ट्रेट कर्व बनाएगा, एक लीनियर ग्राफ बनेगा हमारा, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का लीनियर ग्राफ बने। यहाँ पे इट विल रिमेन सेम। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरीके का है। क्लियर? चलिए, ओल्ड सीआरटी टेलीविजन्स, पुराने टेलीविजन्स जहाँ पे हम सब गोल गोल घुमाते थे। ये डिवाइस लाइक टेलीविज़न ऐसे कॉम्बिनेशन है बहुत सारे कंपोनेंट्स का, जिसमें पिक्चर ट्यूब वगैरह भी लगी होती है, स्पीकर, बेसिक पावर सर्किट। तो यहाँ पे एवरी कंपोनेंट जो है उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, एवरी कंपोनेंट रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, एंड सारे कंपोनेंट्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, बाय यूजिंग रजिस्टर्स। हम रजिस्टर्स यूज करते हैं टू प्रोवाइड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, पर रजिस्टर्स को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कौन से दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं हम रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं इन द सीरीज एंड इन द पैरेलल कनेक्शन। इन द सीरीज एंड इन द पैरेलल कनेक्शन, सीरीज यानी एक दूसरे के पीछे, कंटिन्यूअस, और पैरेलल कुछ सर्किट में सेम रहेंगे, करंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे करंट रिमेन्स सेम इन द सीरीज। जबकि हम पैरेलल की बात करें, दो कॉमन पॉइंट के बीच में, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स हम उनको कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से इन द पैरेलल कनेक्शंस। तो जब हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट को डिवाइड कर रहे हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, बट पैरेलल में करंट अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करंट को डिवाइड कर रहे हैं, जिसको जितना जितना करंट चाहिए उतना उतना हम यूज कर रहे हैं। तो हमारी जो हम बात करते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में बेसिकली पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, हमारा जो पुराना टीवी है उसमें जहाँ हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, हम पैरेलल कनेक्शन समझेंगे। चलिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जब हम 3 या 3 से ज़्यादा रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं सीरीज में, उसका प्रूफ देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है इस सर्किट का। 3 अलग अलग रजिस्टर्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, एमीटर कनेक्ट कर दिया है मैंने, वोल्ट मीटर थ्रू ऑल इंडिविजुअल्स, V1 V2 V3। ठीक है, एक कॉमन वोल्ट मीटर लगा दिया तीनों के बीच में। अभी जब हम बात करते हैं तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस V1 प्लस V2 प्लस V3, बट हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V1 क्या होगा, करंट तो मेरा सेम रह रहा है तो IR1, V2 विल बी IR2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकेंड रेजिस्टर V3 इज IR3। इन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, दोनों तरफ से I कॉमन निकाल लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है मेरा इन द सीरीज, इट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
ठीक है, वहां पे आर इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज इज R1 प्लस R2। सीधे सीधे सारे रेजिस्टेंस जो हमें वैल्यू दी है उसको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एन नंबर इट इज R1 R2 R3 अप टू Rn, सीधा सीधा एडिशन करना है फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है इट विल बी बेसिकली सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर मेकिंग दिस कनेक्शन। ठीक है, क्लियर। सीरीज के लिए इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है, सीरीज के लिए कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि राइट द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। 3 मिनट में हम कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, 3 मिनट में हम इसको सीधा सीधा डराइव कर सकते हैं विद द सर्किट डायग्राम। क्लियर। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन, जहाँ पे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये 1 कैसे आता है? ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है, रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इन सबका कॉमन एक वोल्ट मीटर। हमने जब पैरेलल कनेक्शन की बात की थी, हमने क्या कहा था? करंट डिवाइड हो जाता है, करंट ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो है वो मेरा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला मटेरियल यूज करता है। ठीक है, तो उसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अभी इफेक्टिव करंट यहाँ से जो एंटर कर रहा है और ये यहाँ पे जो निकलेगा, इट विल बी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, जितने ज़्यादा सर्किट्स, जितने ज़्यादा रजिस्टर्स, जितने ज़्यादा पाथवेज, उतना ज़्यादा मेरा करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं हम? V इज इक्वल टू IR। आई को हम कहेंगे V अपॉन R। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ढूंढने के लिए क्या होगा? I1 इज V अपॉन R1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होगा V अपॉन R2 और यहाँ पे होगा V अपॉन R3। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। ठीक है, इसीलिए हम I1 I2 और I3 ढूंढ रहे हैं। इसी को 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे हमने सीरीज में I कॉमन निकाला था, यहाँ V कॉमन निकालेंगे, V कैंसिल हो जाएगा। तो 1/RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल RP जो है दैट इज 1 फॉर n नंबर इट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन टू 1/Rn। जितने भी आप रेजिस्टर लगाओगे उतना आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। समझ आई बात? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल को सीधा सीधा आप ऐड कर दोगे, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिल जाएगा। ठीक है, चलो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कंप्लीट डेरिवेशन। बीच बीच में V/R2 V/R3 1/R1 1/R2 1/R3। यहाँ पे 1/R1 बच जाएगा, R2 R1 तो लिखा है, 1/R3। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज दिस। ठीक है, समझ आई? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर? दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलली जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो इस तरीके से उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो हमारे घर में जो अप्लायंसेस हैं उनको क्या हम सीरीज में कनेक्ट करें? उनको क्या हम सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलली कनेक्ट करें? क्योंकि हर एक की करंट रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक में करंट जो हमें रिक्वायर्ड है वो अलग है। तो अगर हम, जो हमारे अप्लायंसेस हैं
उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन वी कनेक्ट देम इन सीरीज? मेन सप्लाई से हमने सब सीधा सीधा सीरीज में कनेक्ट कर दिया, करंट पास होता है, सबसे पास होता है, पर क्या सबको सेम अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत है? फ्रिज, टीवी, आयरन सबको सेम अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत है? नहीं, सबको सेम अमाउंट की करंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इफ़ एक अप्लायंस मैं बंद करती हूँ, मैं फ्रिज बंद करती हूँ, तो मेरे आगे के जो भी होंगे वो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे होम अप्लायंसेस को हम सीरीज में तो कतई नहीं जोड़ सकते, तो क्या हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं? क्या हम उनको पैरेलल में जोड़ सकते हैं? अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? मेंस से हम उनको इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो क्या ये होता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। ठीक है, सबकी करंट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती है। तो अगर मैं टीवी बंद करती हूँ तो क्या दूसरे मेरे अप्लायंसेस बंद हो जाते हैं? नहीं होते। द अदर अप्लायंसेस आर स्टिल वर्किंग। अदर अप्लायंसेस अगर काम कर रहे हैं तो मतलब ये समझना है कि हमारे घर के सारे अप्लायंस हमें पैरेलल कनेक्शन में बिठाने हैं। घर के सारे कनेक्शंस हमें पैरेलल में बिठाने हैं। तो it is very effective to connect all the home appliances in a parallel connection as compared to series connection। ठीक है, चलिए, घर का जो मीटर है वो कैसे कनेक्टेड होता है? हाउ इज द होम मीटर कनेक्टेड? ठीक है, सीरियल, पैरेलल और मिक्स्ड तीनों होता है। ठीक है, सीरीज जहाँ पे करंट फ्लो होता है हमारे घर में फ्रॉम मीटर, वहाँ एक सीरीज शुरू होती है। फिर धीरे धीरे जो भी अप्लायंसेस हमारे ड्राइंग रूम के हैं उनको हम पैरेलल कनेक्शन में बिठाते हैं, उनको हम पैरेलल कनेक्शन में बिठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच ऑन होती है तो वही अप्लायंस खाली काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। टीवी तो टीवी, पंखा तो पंखा, इसीलिए उनको पैरेलल में रखा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का कि भाई सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट। एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विथ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। क्या एडवांटेजेस हैं पैरेलल कनेक्शन के ओवर सीरीज कनेक्शन जब भी हम एक सर्किट में इनको पुट अप करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है। समझते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, जब भी when a number of electrical devices are connected in parallel, each device gets the same potential as the supplied voltage। मेन जितना वोल्टेज है उतना ही उनको पोटेंशियल मिलता है। ड्यू टू दिस अदर डिवाइसेस आर नॉट अफेक्टेड इफ वन डिवाइस फेल्स। एक डिवाइस बंद हो जाता है तो दूसरे डिवाइसेस को कोई असर नहीं होता। आपके घर में अगर आप देखो तो अगर एक लाइट बंद हो गई है तो उसके वजह से उस हॉल की बाकी सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब हम सीरीज कनेक्शन में रखते हैं तो इफ एक डिवाइस फेल होगा, पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा और उससे बाकी सारे भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल मिलना पहली बात। दूसरी बात कि अगर एक डिवाइस फेल होता है बाकी सारे फेल नहीं होंगे, बट सीरीज में ये होगा कि एक बंद हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट टूट जाएगा। पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट। पैरेलल सर्किट क्या करता है? करंट को डिवाइड करता है थ्रू ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो हर डिवाइस को दे गेट प्रॉपर करंट, हर डिवाइस को अपना अपना करंट मिलेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे उसको प्रॉपर उसका करंट मिलेगा। जबकि सीरीज की अगर हम बात करें, इन सीरीज अगर हम बात करें तो करंट फ्लो जो है वो सारे डिवाइस में सेम रहेगा। वहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना भी हो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उस पैरेलल सर्किट्स में हम करंट डिवाइड करते हैं एज एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल अप्लायंस के डिमांड के बेसिस पे। सीरीज में हम वो नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई पैरेलल कनेक्शन इज मोर बेनिफिशियरी देन द सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड मॉड्यूल खत्म होता है। बेसिकली ओम्स लॉ समझ लिया है हमने।
सीरीज पैरेलल कनेक्शन समझ लिया है, रेजिस्टेंस के फैक्टर समझ लिए जिस पे वो डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी समझ लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, दैट विल बी ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और फिर लास्ट मॉड्यूल में हम कवर करेंगे इन्हीं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है।